वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी ने देखा, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। अब आज एक क्वेश्चन पेपर की बारी है। जी हाँ, मेरे हाथ में है दोस्तों क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट अकाउंटेंट का, जो मार्कफेड में हुआ है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। आज अकाउंट पोर्शन को कवर करेंगे, जो अकाउंट से सब्जेक्ट रिलेटेड। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। आपने सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, साथ साथ आंसर देने हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, साथ साथ आप आंसर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमने जो बुक बनाई है आप सबको डिलीवर हो जाएगी। कुछ कोविड के कारण और कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसको भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों चलो स्टार्ट करता हूं अकाउंट के एग्जाम को, कि क्या एग्जाम आया था। इसमें बहुत सारा हिस्सा है जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, बहुत सारा हिस्सा जो है दोस्तों वो न्यूमेरिकल पोर्शन से भी आया है। तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, सारी की सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में क्वेश्चन है और मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो 111 मतलब 111 नंबर क्वेश्चन से अकाउंट शुरू हुआ था, उस समय जो अकाउंट्स का टोटल एग्जाम आया दोस्तों वो 111 से लेकर 150 नंबर क्वेश्चन तक आया। मतलब 40 क्वेश्चन थे टोटल। सभी के सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप सभी कोशिश कीजिएगा कि आंसर बताएं। समय भी दूंगा, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय जरूर दूंगा। अपने आप को आप टेस्ट करिए और साथ के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 111 नंबर क्वेश्चन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स, एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन किसको अफेक्ट करती है? एटलीस्ट 1 अकाउंट, एटलीस्ट 2 अकाउंट, मैक्सिमम 2 अकाउंट, मैक्सिमम 3 अकाउंट। दोस्तों हम डबल एंट्री सिस्टम पर काम करते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसमें हमेशा 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 मैक्सिमम या मिनिमम की बात तो बात की है। डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा 2 अकाउंट तो होने ही चाहिए, तो एटलीस्ट 2 अकाउंट तो होने चाहिए। मैक्सिमम 2 नहीं, 3 की भी एंट्री हो जाती है। मैक्सिमम 3 अकाउंट नहीं भाई, 4 की भी एंट्री हो जाती है। तो ऐसा तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा मैक्सिमम 2 अकाउंट। अब अगली बार आप मेरे से मैं आपको पूछूंगा तो उससे बताने की क्वेश्चन की इच्छा करो। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अ कंसिडरेशन। ऑप्शन पढ़ देता हूं। पहला ऑप्शन है ए, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड फ्यूचर लॉसेस। बी, ऑल फ्यूचर लॉसेस बट लीव्स ऑल द फ्यूचर प्रॉफिट। ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स बट लीव्स ऑल द फ्यूचर लॉसेस। डी, नन ऑफ अबव। तो 404 आंसर है, इनमें से आंसर बताओ। तब तक मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म होता क्या है। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है आने वाले सभी के सभी लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। आने वाली इनकम को इग्नोर करके रखो, जब होगी तो कर ही लेंगे। आने वाले प्रॉफिट्स को इग्नोर कर दो, जब होंगे कर लेंगे, लेकिन लॉसेस को रिकॉर्ड करो। क्यों कहता है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म ऐसा? क्योंकि दोस्तों अगर लॉस हुए और एकदम बिजनेस को शॉक लगा तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर प्रॉफिट हुए तो बेनिफिट ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, उसके ऊपर इसकी वीडियो, पूरी कंसेप्ट एंड कन्वेंशन की वीडियो है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं जाकर। अब ऑप्शन ए है ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड द फ्यूचर लॉसेस। सभी फ्यूचर और प्रॉफिट्स और लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहता कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट। ऑल फ्यूचर लॉसेस बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स। सभी के सभी फ्यूचर लॉसेस बट लीव कर दो फ्यूचर के प्रॉफिट को। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए, बी। सभी लोग कह रहे हैं बी। थैंक यू दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स बट लीव्स ऑल द फ्यूचर लॉसेस। बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता कि फ्यूचर प्रॉफिट्स को कर लें और लॉसेस को रिकॉर्ड ना करें, फिर तो ये तो उल्टा ही हो गया। और डी है नन ऑफ द अबव। तो आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 113 दोस्तों, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज इज रिकॉर्डेड इन। रिटर्न ऑफ गुड्स किस में? अगर हम किसी से परचेज करके लाए, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, हमने किसी से सामान खरीदा, उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? ऑप्शन पढ़ देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ए, कैश बुक में। बी, रिटर्न इनवर्ड बुक में। सी, जर्नल में। डी, रिटर्न आउटवर्ड बुक में। जल्दी जल्दी बता दीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं कि जो हमने सामान परचेज किया तो उसे हम कहां रिकॉर्ड करें। अगर हम उसे रिटर्न कर रहे हैं तो वो हमारी होगी परचेज, तो उस बुक का नाम होता है परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं जी, डी आंसर इज करेक्ट। डी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ए, बी, सी नहीं और डी। रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है ये भी बता दो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में। बताओ जी क्या होती है रिटर्न इनवर्ड? अगर रिटर्न आउटवर्ड बुक परचेज रिटर्न है तो रिटर्न इनवर्ड क्या है? बताइए बताइए बताइए। सेल बुक है। जी हाँ, सेल बुक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 114 मतलब 114 नंबर क्वेश्चन। डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर इज डेबिटेड टू। ए, डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट। बी,
फॉरफीचर शेयर अकाउंट, सी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहा है जी डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू ऑफ शेयर इज डेबिटेड टू। अगर जो डिस्काउंट अलाउ करना है री इश्यू के टाइम पे, याद रखिए आप आंसर बताइए जल्दी, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ ही रहा है, मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं तब तक। दोस्तों जब भी आप शेयर को इश्यू करते हो, इश्यू करने के बाद कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि कोई बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा। अगर आपने इंस्टॉलमेंट में इश्यू किया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसने नहीं पैसे दिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम क्या करते हैं, उसको फोरफिट कर देते हैं। फोरफिट करके जितने पैसे उसने दिए होते हैं वो हम अपने पास रख लेते हैं और उसको कहते हैं भाई आज से तेरा ये शेयर नहीं है। फिर हम उसको री इश्यू करते हैं। री इश्यू को जब हम उसे री इश्यू करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड कितना हो सकता है, मैंने आपको बताया भी था, अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीचर। अब क्वेश्चन क्या है, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू इज ऑफ फोरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। तो उसको किस नाम से डेबिट करना होता है, जब हम कॉल इन एरियर बनाते हैं दोस्तों तो हम शेयर फोरफीचर को क्रेडिट करते हैं, जब हम री इश्यू के साइन पे उससे डिस्काउंट देते हैं उसी शेयर फोरफीचर को डेबिट करते हैं और बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो किसको होना चाहिए आंसर, बिल्कुल सही है, आप आंसर दे रहे हो कमेंट बॉक्स में, बी फोरफीचर शेयर अकाउंट, बिल्कुल सही है जी। बहुत अच्छे ढंग से आप दोस्तों आंसर कर रहे हो। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आगे बढ़ूंगा दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन पर। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कवर लॉस ऑफ द प्रॉफिट ड्यू टू, अच्छा जी, लॉस ऑफ सेल्स, नॉन रिकवरी ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, बोथ लॉस ऑफ सेल्स एज वेल एज स्टैंडिंग चार्जेस, नन ऑफ अबव। दोस्तों लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब है कभी कभी इंश्योरेंस ली जाती है बिजनेस में भी और किसी और एस्पेक्ट से भी ली जा सकती है कि हम मार्केट में या किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं कि आप हमारे प्रॉफिट को इंश्योर कीजिए। कंपनी कहती है ठीक है जी हम आपके प्रॉफिट को इंश्योर कर लेंगे, लेकिन उसको जैसे ही हमारा अगर प्रॉफिट कम हुआ हम कंपनी के पास क्लेम करने लगे और कुछ चार्जेस और आए स्टैंडिंग चार्जेस, क्या वो कवर करती है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों आपके सामने लॉस ऑफ सेल्स, तो नहीं, लॉस ऑफ सेल्स को तो वो कवर नहीं कर पाएगी। नॉन रिकवरी ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, नहीं जी रिकवरी देंगे, स्टैंडिंग चार्जेस हमारे कारण थोड़ी हुए हैं, ठीक है। सी बोथ ऑफ लॉसेज एज वेल एज स्टैंडिंग चार्जेस, तो दोनों चीजें कवर हो जाती हैं दोस्तों, तो आंसर रहेगा सी, बिल्कुल इजी आंसर था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 116 नंबर क्वेश्चन 116, एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर इज 10,000। टाइम दूंगा दोस्तों, न्यूमेरिकल बेस्ड है। बहुत दोस्त मेरे पूछते हैं बार बार कि भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं, इतना कोई खास न्यूमेरिकल नहीं होता कि आपको 5 शीटें लग जाएंगी। आप एक वर्बल कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली प्यारे दोस्तों। इसीलिए आपको टाइम मिल रहा है, आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, आप अपना आंसर तैयार रखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप आंसर तैयार रखिए। एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000, शुरुआत में साल के 10,000 के एसेट्स हैं। एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 18,000, भाई 18 की कैसे होगी, चलो देखते हैं। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर इज 2,000, ड्रॉइंग कितनी है 2,000, देयरफॉर द प्रॉफिट इज। दोस्तों शुरुआती तौर पर देखें तो 10,000 की एसेट्स थी, लास्ट में 18,000 की होगी। 2,000 आपने निकलवाए भी, 2,000 आपने निकलवाए भी, तो दोस्तों आपको उठाना है 18,000। 18,000 आपका क्या है दोस्तों, टोटल अमाउंट है जो लास्ट में है, उसमें से 10 तो पिछले साल ही था, माइनस कर दो, बच गया 8। अब 2,000 आपने निकाला ड्रॉइंग, उसको उल्टा प्लस कर दो, 8 और 2 हो गया 10, तो ऑप्शन आंसर होना चाहिए 10,000। देखते हैं ऑप्शन में है, बिल्कुल ठीक जी, आप सभी पहले ही बता रहे हैं। ए 6,000 है, बी 8,000 है, सी 10,000 है और डी नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। आगे आज इसी वीडियो में काफी न्यूमेरिकल आएंगे, सभी के सभी आपके सामने रखूंगा, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। टाइम लीजिए, आंसर जरूर कीजिए साथ के साथ, ताकि आपको पता लगे आप भी कितना कवर कर रहे हैं और हमें भी पता लगे कि आप हमारी क्या आउटपुट है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन स्क्रीन पर, इफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 1,20,000 एंड द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस इज 1/4 ऑन सेल्स। एक बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा, पहले आपको यह पढ़ना होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट किस पर दिया है, सेल्स पर दिया है या किसी भी प्रकार से दोस्तों कॉस्ट पर दिया है, तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द अमाउंट ऑफ सेल्स इज, इसमें हमें पूछा है अमाउंट ऑफ सेल्स कितनी है। टाइम कुछ खासा नहीं लगेगा इसमें, आपको वैसे टेक्निकली लगे कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कहा गया है कि अगर हमारी कॉस्ट कितनी है दोस्तों 1,20,000 रुपए, ठीक है जी, कॉस्ट कितनी है हमारी 1,20,000 रुपए, कॉस्ट 1,20,000 है और 1/4 क्या हो सकता है, 1/4 इंटू 100 करूंगा तो 25%, मतलब 25% लॉस हो रहा है प्यारे दोस्तों। 25% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और सेल्स उस समय कितनी होगी, अगर दोस्तों मैं 10 रुपए की चीज, अगर मैं प्यारे दोस्तों 10 रुपए की चीज को मैं लॉस पे बेचूं, तो मेरी सेल 1 मिनट के लिए मान लेता हूं 10 रुपए की चीज है, मैं उसे 7.5 रुपए की बेच रहा हूं, 7.5 की बेच रहा हूं, तो मुझे लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप सभी कहेंगे कि हो रहा है भाई। तो
कॉस्ट अगर ज्यादा है सेल्स कम है, इसका मतलब लॉस होता है। तो इसी हिसाब से अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है तो ये भी याद रखिएगा कॉस्ट माइनस लॉस भी सेल्स हो सकता है। आप सभी जानते हैं, समझदार बच्चे हैं। तो कॉस्ट माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल्स। ये कैसे बना भाई? क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है और जो हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, कॉस्ट ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम है, तो इसलिए। तो क्वेश्चन में साफ लिखा है कॉस्ट है 1,20,000। अब देखिए, अब मैं सॉल्व करता हूं, आप आंसर दीजिएगा। 1,20,000 माइनस 1/4 ऑफ एक्स सेल्स लिखा है। मैं सेल्स को क्या मान रहा हूं? एक्स। सेल्स को क्या मान रहा हूं प्यारे दोस्तों? एक्स मान रहा हूं, कोई भी फिगर मान लीजिए। तो सेल्स का कितने परसेंट? 1/4% ऑफ एक्स। देख सकते हैं आप। तो 1,20,000 माइनस x/4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, 1,20,000 x/4 को उधर लेके जा रहा हूं, राइट हैंड साइड पर लेके जा रहा हूं। x प्लस x/4 हो जाएगा। 1,20,000 इज इक्वल टू 4x प्लस x, एलसीएम लेके डिवाइडेड बाय 4। 1,20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू आ गई 96। x क्या था? हमारी सेल्स थी। तो दोस्तों बड़े इजीली मैंने निकाल लिया। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत वेरिफिकेटेड मेथड है, आप देख सकते हैं इजीली। स्क्रीन पर आपको आंसर भी लिख दिया। ठीक है जी, मेरे हिसाब से सही होगा। तो ऑप्शन आप बताइए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो दोस्तों क्या होने वाला है? डी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप सभी आंसर डी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दोस्त बी भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप सिर्फ और सिर्फ कवर करते चलिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड आर डेबिटेड टू। बिल ऑफ एक्सचेंज की पूरी वीडियो है, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखना ध्यान से। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अब अगर मैंने किसी पर बिल बनाया, ड्रॉयर ने ड्रॉई पर बिल बनाया और ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया, डिसऑनर हो गया, बोल रहा है आने वाले टाइम में दूंगा, तो मैं बिल रिसीवेबल को किससे डेबिट करूंगा? उसी ड्रॉई को जिसके ऊपर मैंने बिल बनाया दोस्तों, उसको दोबारा से अपना क्या बनाऊंगा? डेटर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? डेटर। तो पहले एंट्री क्या होती है? अगर मैंने सेल की ए टू सेल्स, ए के ऊपर मैंने बिल बनाया, फिर एंट्री क्या होती है? ठीक है जी, जो ए था वो करंट हो जाए, BR2A हो जाती है, BR2A हो जाती है। अब उसने फिर पैसे नहीं दिए, अब उल्टी एंट्री कर दूंगा A to BR। तो दोस्तों इसमें आंसर आना चाहिए ए, डेटर अकाउंट। आप सभी बता सकते हैं, अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ए ऑप्शन है डेटर अकाउंट, बी ऑप्शन है बिल रिसीवेबल अकाउंट, सी ऑप्शन है क्रेडिटर अकाउंट, डी ऑप्शन है बैड डेट्स अकाउंट। तो बिल्कुल बैड डेट्स नहीं हुए, डिसऑनर हुआ। डिसऑनर का मतलब खत्मा नहीं होता। पता नहीं आगे की प्रोसीडिंग क्या होगी, कि बंदा पैसे दे रहा है, नहीं दे रहा, टाइम मांग रहा है, वो एक अलग बात है। अब क्वेश्चन था बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड आर डेबिटेड टू। डेबिटेड टू पूछा, क्रेडिटेड टू नहीं। अगर यही मैं बदल दूं, बिल रिसीवेबल आर क्रेडिटेड टू, अब आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड आर क्रेडिटेड टू, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो आंसर में क्वेश्चन में आंसर दोनों को समझना होगा, फिर ही आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 119, कार्टेज पेड ऑन द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू। आपने कोई कार्टेज पे की, परचेज की नई मशीन पर कार्टेज अगर प्यारे दोस्तों पे करोगे, तो मैंने आपको एक थंब रूल समझाया हुआ है, बहुत ध्यान से आपको याद होगा। डेप्रिसिएशन में इसकी कई बार मैंने चर्चा की, कई क्वेश्चन थे। ठीक है जी, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जहां जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने सारी वीडियोस आपके सामने रखी हुई हैं। अगली भी वीडियोस करने की कोशिश कर रहा हूं, कवर करते चलिए बस उन्हें। कार्टेज पे की, मशीनरी के ऊपर आपने कार्टेज पे की। कार्टेज अगर पे की दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली वो मशीनरी का ही खर्चा है। तो इसमें आएगा कार्टेज पेड ऑन द परचेज ऑफ मशीनरीज डेबिटेड टू। आंसर बताइए, कार्टेज अकाउंट आना चाहिए, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए, सी मशीन अकाउंट आना चाहिए, या डी नन ऑफ दीज आना चाहिए। तो बताइए क्या होना चाहिए भाई दोस्तों, क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा सी। आंसर होगा सी, मशीन अकाउंट या एसेट अकाउंट, कि जिस चीज के लिए वो खर्चा किया है उसी में वो ऐड होता है, अगर वो फिक्स्ड एसेट की नेचर है। आप सभी जानते हैं, क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से। जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए आराम से। अगर किसी को दिक्कत होती है, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए है, आपके हिसाब से है। ठीक है जी, आगे बढ़ूंगा दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर। शेयर प्रीमियम इज अ कैपिटल अकाउंट, बी रेवेन्यू रिसिप्ट, सी इन्वेस्टर्स रिसिप्ट, डी नन ऑफ दीज। शेयर प्रीमियम क्या होता है? जब भी मैं अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा बेचता हूं, 10 की चीज 12 में बेचता हूं, दैट इज टर्म टू बी द प्रीमियम। आंसर देते जाइए, मैं तब तक समझाता हूं क्वेश्चन को। आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो शेयर प्रीमियम, जब 10 की चीज मैं 12 में बेचूं, तो वो किस तरीके का अमाउंट है? शेयर कैपिटल ही कैपिटलाइज नेचर की होती है, तो उसके ऊपर मिलने वाला अमाउंट भी दोस्तों हमेशा
हमेशा क्या रहेगा, कैपिटलाइज। तो आंसर रहेगा कैपिटल शिफ्ट, ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी बात, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के दोस्तों कितने काम हो सकते हैं, कितनी जगह यूज हो सकता है, तो वो 5 जगह यूज होता है, ये भी आपको याद रखना है। राइट ऑफ करने के लिए कोई पिछला प्रीमियम, राइट ऑफ करने के लिए डिबेंचर इशू पे, रिडम्पशन के टाइम पे जो डिबेंचर का है उसको, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की, उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और बायबैक। ये 5 कारण ही होते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, 120 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर भी बताने की कोशिश कर रहा हूं और साथ में आपके कंसेप्ट क्लियर करते जा रहा हूं। पिछली वीडियोस देखते जाइएगा, यहां तक पहुंचोगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको एहसास होगा मार्कफेड का पेपर है, एग्जैक्ट पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 121, लॉस कॉस्ड बाय द थेफ्ट ऑफ अ कैश बाय कैशियर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर इज अ लॉस ऑफ, ए ऑप्शन है रेवेन्यू नेचर, बी ऑप्शन है कैपिटल नेचर, सी ऑप्शन है डेफर्ड रेवेन्यू नेचर या डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों आंसर बताइए क्या होगा, तब तक मैं क्वेश्चन बताता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप अपने हिसाब से आंसर बताइए। अगर एक बैंक है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक बैंक है, बैंक में से जो कैशियर था वही फ्रॉड हो गया, वही पैसे लेके भाग गया, तो ये किस तरीके का हमारा लॉस हुआ। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसमें कोई कैपिटलाइज नेचर की तो चीज जुड़ी नहीं है, सिर्फ डेली रूटीन का लॉस हो गया। डेली रूटीन इन सेंस डेली तो ये नहीं होता, ऐसे तो नहीं कह सकते रोज कैशियर लेके पैसे भाग जाता है, लेकिन एक कैजुअल लॉस हो गया तो इसे हम हमेशा ट्रीट करेंगे रेवेन्यू नेचर का लॉस। तो आंसर ए ही होगा सही आंसर। मेरे हिसाब से पसंद आ रही होगी आपको वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों, लाइक करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 122, 122 नंबर क्वेश्चन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स इज एप्लीकेबल टू। दोस्तों डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम इज एप्लीकेबल टू, ये भी बताना पड़ेगा भाई, +1 की चीजें हैं, सारे अकाउंट याद हैं हमें, तो ये किसका रूल है, क्या ये पर्सनल अकाउंट का रूल है प्यारे दोस्तों, बी रियल अकाउंट का रूल है, सी नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डी नन ऑफ अबव। बताओ भैया, आप ही बताओ किसका रूल है। तो ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सभी लोग सही बोल रहे हो, हाँ जी सभी ही सही बोल रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही। आगे बढ़ूंगा 123 नंबर क्वेश्चन पर, पेटेंट राइट्स अकाउंट इज, पेटेंट राइट अकाउंट इज, अकाउंट पे मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं। पेटेंट राइट अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं या नन ऑफ अबव। बताइए जी क्या होते हैं। साफ सभी कहेंगे कि जी सभी की सभी एसेट, चाहे वो टेंजिबल नेचर की चाहे वो इनटेंजिबल नेचर की, वो हमेशा क्या होंगी, बताओ भाई क्या होंगी, रियल अकाउंट में जाएंगी। अब बहुत सारे दोस्त मेरे को बार बार पूछते हैं कि बैंक अकाउंट को कहां रखें, पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट। दोस्तों अगर बैंक बैलेंस है तो आप उसको कह सकते हैं कि वो रियल अकाउंट है, अगर अकेला बैंक लिखा है तो गो विद पर्सनल अकाउंट। प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसे है, और दूसरी बात ऑथेंटिकेट लॉजिक भी बनता है, क्योंकि एज अ आर्टिफिशियल पर्सन बैंक इज अ personal account, but as a balances bank is a real account, so that's why you have to consider bank balance in the real account, and being an artificial it is considered to be the personal account. You have to note down that point. तो आप सबको ये चीजें याद रहेंगी, ये छोटी छोटी चीजें ही आपको पेपर में सिलेक्शन करवाने में मदद करेंगी। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन 124 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनमें से कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर प्लांट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक प्लांट बेचा उस पर प्रॉफिट हुआ, वो रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स इन द ट्रेडिंग कंसर्न, जिस तरीके का आप बिजनेस करते हो उससे जो रेवेन्यू हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है जी, डी प्रीमियम रिसीव्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ऑपरेटिंग जिसमें मैं काम करता हूं, नॉन ऑपरेटिंग मेरी एडिशनल, चाहे इन्वेस्टिंग हो चाहे फाइनेंसिंग हो। तो ऑपरेटिंग इनकम मेरी कौन सी है, देखिए दोस्तों कौन सी इनमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये क्वेश्चन है। तो पहली, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द यूज्ड प्लांट इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बिल्कुल मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैंने उसमें प्लांट बेचा, उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया, मुझे कुछ मशीनरी बेची, प्लांट बेचा, उस पर प्रॉफिट हो गया, तो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको रोज रोज बेच के खरीदता नहीं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स इन द ट्रेडिंग कंसर्न, जिसमें मैं काम करता हूं, अगर मैं गारमेंट्स में काम करता हूं, अगर गारमेंट्स बेच के, या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच के अगर मैं पैसे कमाऊं, क्या वो नॉन ऑपरेटिंग होगा? बिल्कुल गलत है भाई, ये तो ऑपरेटिंग ही है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो ही नहीं सकती। डिविडेंड रिसीव्ड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुन लो।
इन्वेस्टमेंट कंपनी ने डिविडेंड रिसीव किया। भाई इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब ही क्या होता है, उसने पैसे लगाने ही है लोगों के, अगर वो डिविडेंड मिलेगी तो उसकी रेगुलर इनकम है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, वो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग इनकम नहीं है, उसका काम ही पैसे इन्वेस्ट करने का है। जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, बजाज फाइनेंस है, फिनसर्व है, ये चीजें आपको याद रखनी होगी प्यारे दोस्तों, इसमें आपको ध्यान से याद रखना होगा। सी डिविडेंड रिसीव्ड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी, समझ गए ना, इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे भी। डी प्रीमियम रिसीव्ड बाय अ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम रिसीव कर रही है। भाई अगर इंश्योरेंस कंपनी प्यारे दोस्तों प्रीमियम रिसीव कर रही है तो दैट इज बिल्कुल सिंपल सी ऑथेंटिकेटेड सी बात है कि बिल्कुल साफ सुथरी बात है कि ये हमेशा हमेशा किसमें कंसिडर करूंगा, किसमें करूंगा बोलो भाई, हमेशा हमेशा उसका तो रेवेन्यू नेचर का काम है, हर बार हर महीने 15 दिन बाद प्रीमियम रिसीव करती है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही था, आप सब सही बोल रहे हैं। ऑप्शन ध्यान से समझते रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में इन्हीं से अगर क्वेश्चन उठे तो ऑप्शंस आपके सामने आए, उठेंगे भी जरूर। ठीक है जी, 125 नंबर क्वेश्चन, द परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर कैश वुड बी, अगर सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कैश के लिए परचेज किया, ठीक है जी, वो क्या होगी, रिड्यूस कर देगी एसेट को या इंक्रीज कर देगी एसेट को या कीप एसेट अनचेंज्ड या रिड्यूस बैंक फ्लो। अब आप बताइए जी, अगर मैं कोई भी चीज कैश में परचेज करता हूं तो एक करंट एसेट, सिक्योरिटीज भी करंट एसेट है और कैश भी करंट एसेट है, कैश गया करंट एसेट आ गई, तो इफेक्ट क्या पड़ा, 50,000 का कैश कम हुआ, 50,000 की करंट एसेट बढ़ गई सिक्योरिटीज के तौर पे, तो कोई एसेट को फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। ए ऑप्शन है रिड्यूस एसेट, बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है इंक्रीज एसेट, बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन है कीप एसेट अनचेंज्ड, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है रिड्यूस बैंक फ्लो, बिल्कुल गलत है। तो आप दोस्तों समझ चुके होंगे, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। हाँ जी, सी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट, बिल्कुल सही जी, सभी का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूं, नाम नहीं बोल रहा जानबूझ के, वीडियो लंबी नहीं करना चाहता भाई किसी के लिए भी, सिर्फ कंटेंट देना चाहता हूं। आगे क्वेश्चन नंबर 126, heavy initial advertisement expenses on introducing a new product in a market should be classified as A capital expenditure, B revenue expenditure, C deferred revenue expenditure, D deferred कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मैंने आपको रामबाण इलाज बताया था। अगर कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, अगर किसी भी प्रकार से कहीं भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की चर्चा हो, तो इसका आंसर हमेशा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, क्योंकि इसको आने वाले कई सालों में काटा जाता है, तोड़ा जाता है। तो इसका आंसर तो आप सभी ने पहले ही बता दिया, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही हो दोस्तों। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 127 पढ़ते रहिए, बताते रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए दोस्तों। आगे बढ़ूंगा, 127 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कौन सा नहीं है, ये बताना है, कौन सा है ये नहीं। प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ शेयर, ये तो जाता ही है शेयर कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के तौर पर। प्रॉफिट पेरियड टू इनकॉर्पोरेशन, बिल्कुल ये तो हमेशा। सी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ठीक है जी। डी प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो दोस्तों इनमें से कैपिटल नेचर का रिजर्व कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जो डिविडेंड को इक्वलाइज करने में हेल्प करता है। तो इसके ऊपर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो सी आंसर इज करेक्ट। 127 गोज विद द सी आंसर। अकॉर्डिंग टू 128 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं दोस्तों, वीडियो लंबी नहीं करेंगे, जल्दी कवर करेंगे, आप सभी ध्यान से आंसर देते जाइए। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट इवन द प्रोपराइटर ऑफ अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। कहने का मतलब मालिक अलग और बिजनेस अलग, इनमें से कौन सा कंसेप्ट बताता है। ए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताता है, बी कॉस्ट कंसेप्ट बताता है, सी ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट बताता है, डी आइडेंटिटी कंसेप्ट। तो इन चारों में से दोस्तों कौन सा कंसेप्ट ये बोलता है कि मालिक अलग है और बिजनेस अलग है, बताइए जी, बताइए। आप सबको पता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या आइडेंटिटी कंसेप्ट ही बताता है कि भाई मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऑप्शन करेक्ट करते चलिए, आंसर देते चलिए। आगे बढ़ूंगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज मोर, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। कह रहे हैं कॉस्ट को, कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट के ऊपर कॉस्ट को, जो भी स्टॉक की कॉस्ट होती है उसे कहां रखा जाता है कि जो किसी भी प्रकार से रहे। आपने बहुत ध्यान से, आप आंसर बताइए तब तक मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। आपने कभी भी P&L देखा होगा, तो सभी दोस्तों ने P&L देखा होगा, तो उसकी क्लोजिंग
साइड पर या क्रेडिट साइड पर जब ट्रेडिंग बनता है तो बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है और एसेट साइड जाके भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। तो आप हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे देखते हैं कि वैल्यू क्या गिवन है और असली वैल्यू क्या है, तो उसमें से जो भी कम वैल्यू होती है उसे आप उठाते हैं ताकि आप अपने अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकें। तो कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा वो उठाना है जो किसी भी प्रकार से मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जिसकी भी वैल्यू कम है, ताकि हम ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा सकें। तो आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए बताइए जी, डी ऑप्शन, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, दैट इज द आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक। आगे बढ़ूंगा दोस्तों, बहुत इजी से आपको पता लग रहा होगा कि हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं सिर्फ सीधे सीधे कंसेप्ट वहीं से आए हैं और मार्कफेड का पेपर है, आप सभी जानते हैं, आपके पास पीडीएफ भी है। तो हमेशा 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 एनालाइज करके ही मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। आगे दोस्तों, व्हेन गुडविल इज राइज्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल आती है, इट इज क्रेडिटेड टू, किस में क्रेडिट करनी चाहिए, किसको क्रेडिट करनी चाहिए, पहली बात किसे मिलनी चाहिए, भाई क्रेडिट करने का मतलब पार्टनर को बढ़ाना, जो पार्टनर जा रहा है उसे मिलनी चाहिए। कौन सी रेशो में, रिमेनिंग पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे दे रिमेनिंग पार्टनर को, उनको क्यों देंगे भाई, रिमेनिंग पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट में भी क्यों देंगे भाई, उन्हीं को क्यों देंगे जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग की तो बात नहीं आनी चाहिए। असली आंसर सी ऑप्शन, ऑल पार्टनर इन द ओल्ड रेशो, इसके ऊपर बात करते हैं। डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि हमेशा गेनिंग रेशो में ही रिटायरमेंट की गुडविल को बांटा जाता है, गेनिंग रेशो का तो ऑप्शन ही नहीं है। अब दूसरी बात आती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप आंसर दीजिए साथ के साथ। व्हेन गुडविल इज राइज्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर गुडविल राइज की जाए रिटायरमेंट के समय, इट इज क्रेडिटेड टू, क्रेडिटेड टू किसको मिलेगी, अब देखिए मिलेगी तो उनको जिन्होंने क्या किया है, किसी भी प्रकार से गेन किया है, वो देंगे किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। ऑल पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो, तो ऑल पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो का मतलब है कि अगर हम दोस्तों ध्यान से समझे, चीज को एनालाइज करें कि भाई एग्जैक्टली वही तो गेनिंग रेशियो के बिहाफ पे क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिट हो रही है, हम उस समय राइज कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। लेकिन गेनिंग रेशियो आता तो ज्यादा बेटर होता, तो यहां डिबेटेबल बात है। आप आंसर बताइए, फिर हम इस पर आगे भी चर्चा कर लेंगे दूसरी वीडियोस में। आप आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से सी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि गेनिंग रेशियो के ऊपर अगर आए तो स्पेसिफिकली आ जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, आगे बढ़ूंगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 131 पे अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी डिबेंचर विल अ कंपनी बी रिक्वायर्ड टू इशू फॉर सेटिस्फाइंग द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 28,80,000 इफ द डिबेंचर इज ₹80 and the issue at a premium is at of ₹10 per डिबेंचर। क्या कह रहा है, अगर परचेज अदर देन कैश, जिसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, 28,80,000 का मैं सामान खरीदूं और मैं 80 रुपए के डिबेंचर इशू करूं, तो मुझे कितने डिबेंचर उसे देने पड़ेंगे। 28,80,000 के बदले अगर मैं 80 रुपए का एक डिबेंचर 10% प्रीमियम, 10 रुपए प्रीमियम पे, परसेंट नहीं, यहां भी यह गलती होती है, 10% है कि रुपए है, 10 रुपए प्रीमियम पे अगर मैं क्या करूं दोस्तों, इशू करूं, तो मुझे कितने डिबेंचर देने होंगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका बता देता हूं, आप आंसर बताइए। ए का ऑप्शन पढ़ देता हूं, फिर आपको आंसर बताता हूं। ए 28,800, बी 30,800, सी 32,200, डी 32,000। अगर आपको दोस्तों आंसर खुद ब खुद करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, देखिए, एनालाइज करिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, उससे आपको बेनिफिट होगा, आप पहले देख सकेंगे, क्रॉस कर सकेंगे। लेकिन अब मैं आंसर के ऊपर बढ़ता हूं। सिंपल बात दोस्तों, जब भी अदर देन कैश पे इशू करना है तो जो भी इशूइंग प्राइस होगा आपको उससे डिवाइड करना है। 28,80,000 इशूइंग प्राइस हमेशा क्या होता है, जो उसकी फेस वैल्यू है प्लस उसमें अंदर अगर प्रीमियम है, या अगर फेस वैल्यू है सिंपल फेस वैल्यू, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट। एग्जांपल के तौर पर 28,80,000 का अगर एक डिबेंचर पूरी अमाउंट को 80 प्लस 10, 80 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 90 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 32,000, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 32,000 डिबेंचर। अगर यहां होता एट द डिस्काउंट ऑफ 10, तो आप क्या करते दोस्तों, 80 रुपए वैल्यू थी, माइनस कर देते 10, 70 से डिवाइड करते तो जो आंसर होता। अगर यहां होता कि भाई एट पार है तो 80 से ही डिवाइड करते। तो आपको ये याद रखना होगा, हमेशा इश्यू प्राइस से डिवाइड करना है अदर देन कैश में, सिंपल फेस वैल्यू से डिवाइड नहीं करना। इस बात का ध्यान रखिए। तो आंसर डी इज करेक्ट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जितने दोस्त बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आगे बढ़ूंगा दोस्तों, 132 नंबर क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज, अगर मैं डिबेंचर को इंटरेस्ट देता हूं वो मेरे लिए क्या है, आप बताइए आंसर। ए ऑप्शन है एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा है वो, एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए लायबिलिटी है वो,
ट्रांसफर टू सिंकिंग इंटरेस्ट अकाउंट नहीं, इसके तो कोई चलो बात ही नहीं है। डी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, ये डेप्रिसिएशन की है, यहां पे भी एप्लीकेबल होती है सिंकिंग, लेकिन अभी उस हिसाब से पूछा नहीं गया। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, क्योंकि ऊपर स्पेसिफाइड नहीं है मेथड कौन सा है। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट अगर डिवेंचर को दें तो ये क्या होता है, क्या ये चार्ज होता है या ये एप्रोप्रिएशन होती है। चार्ज का मतलब होता है कि देना ही देना है, एप्रोप्रिएशन का मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। क्या ये प्रॉफिट की वंड जिसे हम पंजाबी में बोल देते हैं, क्या ये प्रॉफिट की वंड है? नहीं दोस्तों, प्रॉफिट को बांटना नहीं है। क्या है ये? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको लाइबिलिटी है कि आप अगर प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, आपको ये देना ही होगा। तो आंसर बी होगा, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिल्कुल सही। समझ आ रहा होगा? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 133 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ूंगा। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, अगर शेयर फॉरफिट कर देते हैं तो कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट से डेबिट किया जाता है? अगर मैंने 100 रुपए का एक शेयर बेचा, आपको ऑप्शन पढ़ देता हूं, आप आंसर बताइए तब तक। ए फॉरफिचर शेयर, बी कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर, सी नॉर्मल वैल्यू ऑफ द शेयर, डी पेड अप अमाउंट ऑफ द शेयर। देखिए दोस्तों, बड़े सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी किसी भी प्रकार से अगर मैं एक 100 रुपए का शेयर इशू करता हूं, 100 रुपए के शेयर को इशू करने पर अगर दोस्तों मैं उसमें से 80 रुपए मांगता हूं, मैं उसमें से 70 भी मांग सकता हूं, मैं 90 भी, मैं 100 भी मांग सकता हूं। अब देने वाली बात अलग है कि सामने वाला कितने देता है। मैंने 100 मांगे, वो 100 दे देता है। मैंने 100 मांगे दोस्तों, उसने 50 दिए। मैंने 100 मांगे, उसने 90 दे दिए। तो ऑटोमेटिकली ये तो आप बात समझ सकते हैं। लेकिन मैं मैक्सिमम कितने मांगूंगा? जितनी फेस वैल्यू है। अगर फेस वैल्यू है, क्या मैं उससे कम मांग सकता हूं? हाँ, एक रिजर्व कैपिटल नाम से अमाउंट होती है कि भाई मैं जब वाइंडिंग अप करूंगा उस समय मेरे को मदद मिल जाएगी। 10 रुपए का शेयर है, मैं 8 मांग लेता हूं। तो इसी प्रकार से इसे हम बोलते हैं कॉल्ड अप। कॉल्ड अप वैल्यू जो मैंने मांगी है उसी से मैं हमेशा फॉरफिचर के टाइम पे जो शेयर कैपिटल मैंने इशू के टाइम पे क्रेडिट की होती है और फॉरफिचर के टाइम पे उसे मैं डेबिट करूंगा। तो ऑप्शन ए है फॉरफिटेड अमाउंट। नहीं जी, फॉरफिटेड अमाउंट से शेयर कैपिटल खत्म नहीं होती। जितने का मैंने मालिक बनाया, मालिक का मतलब शेयर कैपिटल जितने की क्रेडिट की है उतने को ही डेबिट करूंगा। कॉल्ड अप अमाउंट ऑन द शेयर, जी हाँ, यही होती है कॉल्ड अप अमाउंट। मैंने 10 रुपए में से अगर 8 मांग ली, उसने कितने दिए वो मायने नहीं रखता। जो कंपनी ने 10 में से 8 मांग लिए तो कॉल्ड अप कितना है कंपनी का? 8। नॉर्मल वैल्यू ऑफ द शेयर, अब 10 रुपए वैल्यू थी, क्या मैं 10 रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दूंगा? अगर मैंने मांगी 8 तो मैं 10 से कैसे कर दूंगा? पेड अप, उसने 6 दिए, मैंने 8 मांगे थे, फिर भी 8 ही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको बी आंसर करेक्ट रहेगा आपके लिए। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्यारे दोस्त, बी ही आंसर है। चलो दोस्तों आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 134 पर पहुंचता हूं। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है द टर्म डिप्लीशन इज यूज्ड इन द रिलेशन टू ए फिक्स्ड एसेट, बी वेस्टिंग एसेट, सी करंट एसेट, डी टेंजिबल एसेट। डिप्लेशन, डेप्रिसिएशन में पूरी चर्चा हुई थी दोस्तों, पूरी कहानी भी सुनाई थी आपको, देख सकते हैं आप उस वीडियो को जाके। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताइए जी, बताइए, बताओ भाई क्या ऑप्शन होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, बी वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होती हैं? जिनसे एक्सट्रैक्शन की जाए दोस्तों, जिन एसेट को एक्सट्रैक्ट किया जाए जमीन से या किसी भी खान से, ठीक है जी, उनको बोलते हैं वेस्टिंग एसेट। तो वो डिप्लीट होती हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर आपने सुना होगा कि वो थोड़ी थोड़ी क्या होती जा रही है? पतली होती जा रही है। ऐसे ही वेस्टिंग एसेट्स की कैपेसिटी कम होती जाती है तो उसे डेप्रिसिएशन आके डिप्लेशन बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी भी देख चुके होंगे। 135 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आप ये चीज जरूर एनालाइज कर रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन को बहुत डाइवर्सिफाइड पूछा गया, एक ही जगह से क्वेश्चनों को नहीं पूछा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, 135 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लीस्ट प्राइस प्रिविलिंग इन द मार्केट। कौन से मेथड में दोस्तों? 4 ही तरीके के मेथड होते हैं, 3 ही बेसिकली, लिफो, फिफो, हिफो। ठीक है जी, मैं पहले ऑप्शन पढ़ देता हूं। लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री कैलकुलेशन के मेथड है ये। बोथ ऑफ अबव, सेलिंग के, सॉरी, नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन क्या होगा आप बताइए? सिंपल सी बात कह रहे हैं, इन द विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लेटेस्ट, लीस्ट बोल दिया था मैंने शायद, लेटेस्ट प्राइस प्रिविलिंग इन द मार्केट, लेटेस्ट प्राइस पे। तो दोस्तों जो सबसे पहले आया वही पहले जाएगा, तभी वो लेटेस्ट प्राइस होगा। तो फीफो इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले चला जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले निकलेगा, दूसरा जो आया वो बाद में निकलेगा। तो आंसर इज बी। आप सभी बहुत इजीली इसको भी कवर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 136 दोस्तों, द टर्म
फंड्स आज यूज्ड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट मींस, अगर फंड्स जो हैं दोस्तों फंड फ्लो स्टेटमेंट में किस चीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है? क्या कैश के लिए सिर्फ? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। बी करंट लायबिलिटीज के लिए दोस्तों? नहीं जी। सी करंट एसेट के लिए? नहीं जी। डी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज? जी हाँ, डी आंसर बिल्कुल सही है। ये आप सभी जानते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन था। फंड फ्लो स्टेटमेंट जिन्होंने एक बार भी देखी है तो वो बता सकते हैं बड़े इजीली। इसका आंसर रहेगा डी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी या वर्किंग कैपिटल जिसे हम बोलते हैं। क्लियर है जी? वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए वीडियो बनाएं और ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करें दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ूंगा दोस्तों 137 नंबर क्वेश्चन पर। अ बिल्डिंग स्टैंडर्ड इन द बुक्स एट द 4 लाख was sold for 5.2 lakh. The profit on the sale of building was transferred to profit and loss account, thus increasing net profit to 1.8 lakh. What is the fund from operation? फंड फ्रॉम ऑपरेशन पूछ रहा है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन पूछ रहा है हमसे कि एग्जैक्टली फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होने थे। एक बिल्डिंग थी 4 लाख रुपए की, बेच दी कितने की आपने? 5,20,000 रुपए की। तो 1,20,000 रुपए का आपको उस पर प्रॉफिट हुआ जिसको आपने पीएनएल में भेज दिया। पीएनएल में भेजने के बाद आपका जो पूरा प्रॉफिट था वो 1,80,000 रुपए था। पूरा प्रॉफिट 180 था, बिल्डिंग पे आया हुआ प्रॉफिट 120 था और 180 के बीच में ही वो 120 है। 180 के बीच में वो 120 है। तो वो पूछ रहा फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगी कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है इसके अलावा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी? 180 माइनस 120 दैट इज 60,000। अगर ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है, आपने अगर आंसर किया तो बिल्कुल सही है। वीडियो को रोक के आंसर कर सकते हैं, फिर आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन ए आंसर ऑप्शन नंबर ए 60,000 पहला ही सही हो गया जी हमारा। तो बी 20 रुपए है या 20,000 है, वो मिसप्रिंट है दोस्तों। उसके आगे 2.8 लाख 1.8 लाख, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138, ये थोड़ा सा टेक्निकली गलत क्वेश्चन है तो इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप में से किसी को भी इस पे कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, लेकिन ये इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी और इन प्रिंटिंग बाय मिस्टेक है। आगे चलते हैं दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन पर, 139 नंबर क्वेश्चन पर। द नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स ऑफ द कंपनी, बहुत ध्यान से टर्म पढ़िएगा दोस्तों। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब इसमें से टैक्स माइनस हो चुका है, ठीक है, इज 1,50,000। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड दिया है दोस्तों 25,000 रुपए दिया है। टैक्सेस जो गवर्नमेंट के हैं वो 10,000 हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख रुपए हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईपीएस? ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर क्या होगी? ऑप्शन है 1.50, ऑप्शन सेकंड है 1.25, ऑप्शन थर्ड है 1.15, ऑप्शन डी है 1.00। तो आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, ठीक है जी। उससे बाद मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। सिंपल फॉर्मूला होता है ईपीएस निकालने का दोस्तों। कई लोग डरते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, उनको डर लगता है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। सबसे पहले आप उठाएं प्रॉफिट, प्रॉफिट में से माइनस करें टैक्स, टैक्स में से माइनस करें दोस्तों किसी भी प्रकार से। सबसे पहले आप टैक्स माइनस कर लिया, फिर उसको में से माइनस कर लें डिविडेंड, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। जो अमाउंट आएगी उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें, ईपीएस आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? क्वेश्चन में टैक्स पहले से माइनस करके दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में टैक्स पहले से माइनस करके दिया हुआ है दोस्तों तो गलती मत कर लेना कि नेट प्रॉफिट उठाओ, उसमें से पहले टैक्स माइनस कर लो फिर डिविडेंड माइनस कर लो। अगर ऐसे करोगे 1,50,000 माइनस 10,000 तो 1,40 बचेगा। 1,40 में से 25 माइनस कर दोगे तो 1,15 बचेगा, तो जो कि आपका गलत हो गया क्योंकि आपने टैक्स 2 बार माइनस कर दिया। क्योंकि जो प्रॉफिट गिवन है इट ऑलरेडी इंक्लूड्स द डिडक्शन ऑफ टैक्स, उसमें पहले ही डिडक्शन हो चुकी है। तो दोस्तों आप इस चीज को एनालाइज करके फिर ही आगे बढ़िएगा। तो बहुत सिंपल सा है। अब आंसर आप बताइए, वीडियो पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, आंसर बताइए। उससे पहले ऑप्शन मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूं, ए 1.5, बी 1.25, सी 1.15, डी 1। अब मैं आपको आंसर भी दिखाता हूं। तो नेट प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में से मैं अगर डिविडेंड माइनस कर दूं 25,000 रुपए, 25 में से कितना बचेगा? 1,25,000। अब 1,25,000 क्या है? वो प्रॉफिट है जो सीधा सीधा इक्विटी के पास जा सकता है। तो 1,25,000, तो ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन पे जाने से पहले फॉर्मूला ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब 1,25,000 को डिवाइड कर लो 1 लाख से, तो आंसर आएगा 1.25। तो 1.25 जो ऑप्शन में आंसर है, तो आप देख सकते हैं जी हाँ, बी ऑप्शन में आंसर है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सीधा आंसर है। टेस्ट
इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इजी है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है कि हाँ 1 मिनट के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, नहीं आता तब देखिए आगे, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 140, 140 नंबर क्वेश्चन। सेल ऑफ ₹4 लाख, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 10, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एवरेज स्टॉक। ठीक है जी, हमें पूछा है एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक की। तो सेल्स हमारे पास है 4 लाख रुपए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 10 रुपए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है दोस्तों, 10 रुपए। जीपी है 25%। अब कुछ नहीं लिखा तो हमेशा अगर कुछ नहीं मेंशन होगा तो जीपी आप किस पे मानेंगे, सेल्स पे। ठीक है जी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एवरेज स्टॉक। ठीक है, चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सेल्स है 4 लाख रुपए, अगर मैं जीपी निकालना चाहूं सेल्स के ऊपर मैं कितने परसेंट लगा दूं, साफ लिखा हुआ है 25%, तो 25% कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 लाख के ऊपर 25%, 4 लाख इंटू 25/100 14, तो 1 लाख रुपीज, बिल्कुल सही, 1 लाख रुपीज। सेल माइनस, अगर मैं सेल में से जीपी माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। सेल्स में से जीपी माइनस कर दिया तो क्या आ गया, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट। सेल इज 4 लाख, जीपी इज 1 लाख, अभी निकाल के हटा तो कॉस्ट कितनी आ गई, 3 लाख। अब आप सभी पूछेंगे भाई ये क्यों निकाल रहा है, ये क्यों निकाल रहा है, क्योंकि मेरे माइंड में पहले ही सेट है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरे माइंड में पहले ही सेट है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये फॉर्मूला है, मुझे कॉस्ट भी निकालनी है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू टर्नओवर रेशियो। 3 चीजों में से 2 पता होंगी तभी तो तीसरी निकालूंगा। अब आपके सामने मैंने कॉस्ट रख दी, कॉस्ट आई मेरी 3 लाख रुपए, 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता, यही तो निकालनी है, लेकिन इज इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितनी है, 10, रख दिया साइड पे। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एवरेज इन्वेंट्री उधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 30,000। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन ए है 40,000, बी है 30,000, यही आंसर है, सी है 32,000 और डी है 25,000। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रुक के देख लीजिए एक दफा, नहीं पता लग रहा दोबारा देख लीजिए, पता लग रहा है तो आंसर कीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 141 नंबर क्वेश्चन, पे आउट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय, पे आउट रेशियो को फॉर्मूला पूछ लिया सीधा सा सीधा, डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर, यही तो फॉर्मूला है, इसमें क्या आंसर दोगे, ये तो आपको सबको याद ही होगा, पिछली वीडियोस में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। पे आउट रेशियो क्या होती है, डिविडेंड पर शेयर ओवर अर्निंग पर शेयर, यही आंसर है। अर्निंग पर शेयर ओवर डिविडेंड पर शेयर कंफ्यूज करने के लिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर लिख दिया। प्रॉफिट ओवर अर्निंग पर शेयर, रिटेन्ड अर्निंग ओवर प्रॉफिट, तो ये सारे गलत हैं भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है, ए ऑप्शन इज फुल्ली करेक्ट। आगे बढ़ूंगा दोस्तों 141 नंबर क्वेश्चन पर, 141 हो गया जी, 142 पर। 142 में क्या लिखा है, अ कंपनी रिडीम्स इट्स 9% तो डिबेंचर का नाम है, कितने डिबेंचर हैं, 450 डिबेंचर है भाई, 450 डिबेंचर हैं, कितने का एक, 100 का एक, कितने पर, प्रीमियम 10% पर। हाउ मेनी रुपीज of 10 shares have been issued at a premium of 10%। अगर मैं इतने डिबेंचर रिडीम करूं, 450 डिबेंचर, जो जिनकी कीमत कितनी है, 100 की, कितने पे, प्रीमियम 10 रुपए के, जो इनकी अमाउंट आएगी, इनमें से मैं कितने शेयर इशू कर सकता हूं, 10 रुपए के, जिनके ऊपर 10 रुपए प्रीमियम, 10% प्रीमियम है। तो ऑप्शन में क्या है, 4500, 400 4500, 4000, 5500, 5000। तो इनमें से आंसर क्या होना चाहिए, चलो दोस्तों बताओ क्या होना चाहिए, ए बी सी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल समझ आ गया होगा। 450 जो डिबेंचर्स हैं उनको 100 रुपए का एक है, 10% के ऊपर उनको रिडीम करना है, जो अमाउंट आएगी उसमें से कितने के शेयर इशू कर सकता हूं, जिसकी कीमत 10 रुपए है और 10% उनके पर प्रीमियम है। सबसे पहले डमशन की अमाउंट निकाल लें, जी हाँ, 450 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 45,000 आ गया, जी हाँ 45,000। अब इनके ऊपर प्रीमियम भी है, 450 के ऊपर 100 के ऊपर 10% प्रीमियम 10 रुपए इज इक्वल टू 4500। तो टोटल रिडम्पशन कितने की करनी है मैंने, 49,500 की। अब मेरे को शेयर कितने का एक इशू करना है, शेयर करना है 10 रुपए का एक इशू, उसके ऊपर कितने परसेंट प्रीमियम है, 10%, 10 के ऊपर 10% 1 रुपया, मतलब शेयर की इशूइंग वैल्यू कितनी होगी हमारी, 11 रुपए। तो 4,49,500 डिवाइडेड बाय 11, तो आंसर आएगा 4500। तो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल ऑथेंटिकेट है। आगे बढ़ूंगा दोस्तों 143 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ूंगा। प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड ₹1 लाख,
शेयर इशूड ऑफ ₹50,000 एट द प्रीमियम ऑफ 10%, द अमाउंट इज ट्रांसफर टू द CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं दोस्तों? 1 लाख रुपए के शेयर इशूड ऑफ ₹50,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जो शेयर इशू किए हैं वो 50,000 के 10,000 के प्रीमियम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व क्या होगा? ए ऑप्शन में है 50,000, बी ऑप्शन में है 55,000, सी ऑप्शन में है 45,000 और डी ऑप्शन में है 1 लाख। तो इसमें कुछ भी नहीं करना। कितना है? 50,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों बड़ा सिंपल सा है, 50,000 के ऊपर 10% प्रीमियम कितना बना भाई? 50,000 के 5,000, तो 1 लाख माइनस 5,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 55,000। तो आंसर रहेगा आपका 45,000। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ओरली हो सकती है ऐसे क्वेश्चनों की, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आगे दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन अ रेशियो ऑफ 2:1, Z joins the firm for 1/4 share, the new profit sharing ratio is। अगर एक रेशियो है 2:1 और Z की है 1/4, तो इसकी रेशियो क्या होगी? तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, 2/3 को उठाना है। 2/3 इंटू 1/4, 2/3 कहां से आया? 2:1 है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। 2/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? 2/12। अब आपको y का भी ऐसे ही करना है, 1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/12 आ गया। अब ये आपके पास न्यू रेशियो आ गई 2/12 और 1/12, लेकिन ये x और y की है और इसमें ये तो उतना हिस्सा है जितना उन्होंने दिया। अभी इसमें से माइनस करना पड़ेगा ताकि हम न्यू रेशियो तक पहुंच सकें। तो 2/3 माइनस 2/12 इज इक्वल टू 12 एलसीएम आ जाएगा, 8 - 6 इज इक्वल टू 2/12। 1/3 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 4 - 1 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3/12। ज्यादा डीप जाने की मैं इसलिए कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि आप सभी इस चीज को जानते हैं, बहुत इजीली आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में चीजें की हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर में क्या लिखना होगा? 2/12 आपका एक आंसर में आएगा, 3/12 आएगा और 1/4 उसका एलसीएम लेंगे तो 2:3:3। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। वैसे कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 3:1:1, 3:1:2 और फिर उसके बाद है 2:1:1 और 2:1:2। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए भाई? आप सभी बताएंगे, आपके ऊपर छोड़ दिया इसका आंसर, आप सभी बताएंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए क्या क्या चीजें उठानी है वो मैं आपको बता चुका हूं। आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या आएगा। आगे बढ़ूंगा 145 नंबर क्वेश्चन पर। 145 है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 1 लाख। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। लाइफ कितनी है? 4 साल मशीन की। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इन द फर्स्ट ईयर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड डेप्रिसिएशन की वीडियो देखो, सीधा सीधा मिलेगा वहां से। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको उठानी है मशीन की कॉस्ट 1 लाख, उसमें से जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है उसको माइनस कर दो, सैवेज वैल्यू को। 1 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल टू 90,000। 90,000 को कैसे किससे मल्टीप्लाई करना है? कितने साल अभी रहेगी मशीन? 4 साल रहेगी, क्योंकि पहला साल ही है। अभी कितने साल रहेगी? 4 साल रहेगी। डिवाइड किससे कर दो? सम कर देना कितने सालों का? जो पिछले बचे हुए साल बचेंगे। 4 + 3 + 2 + 1, तो 4/10 90,000 is equal to multiply 4/10, that is termed to be the 36,000. Then the option goes with the C. तो 36,000 के साथ हमें जाना चाहिए। A है 40,000, B 60,000, C 36, D 25। तो आप आंसर बताइए। मैंने बता दिया 36 करेक्ट है कि नहीं, चेक कीजिए, दोबारा देखिए। क्लियर हो रही होंगी चीजें दोस्तों, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ूंगा 146 नंबर क्वेश्चन पर। 146 में क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग calculate the amount of subscription to be shown in the income and expenditure account. Subscription received is 5 lakh, subscription outstanding is 750, subscription received in advance is 700. Option A is 6450, option B is 4950, option C is 5050, option D is 3550. आंसर बताइए भाई, क्या आंसर होगा? आप करिए कैलकुलेट। सब्सक्रिप्शन इस साल कितनी मिली है? 5,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है? आउटस्टैंडिंग इसी साल की होगी तो प्लस कर देते हैं इसको, 750। एडवांस अगले साल की मिल गई तो उसको क्या कर देते हैं? माइनस। तो ऑप्शन क्या रहेगा? 5,000 प्लस 750 माइनस 700, दैट इज 5050। वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखिए। नहीं आएगा, मैंने स्क्रीन पर आंसर लगाए हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा तो मेरे से व्हाट्सएप पर भी आप बात कर सकते हैं। सी ऑप्शन 5050 इज करेक्ट आंसर। तो आप सभी यहां से कवर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिक्विड क्विक रेशियो इज लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो। आप सभी जानते हैं दोस्तों लिक्विड रेशियो क्या होती है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वीडियोस भी हैं इसके ऊपर। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसी को हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो। आप आंसर बताइए किसी भी प्रकार से। लिक्विड क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो क्विक रेशियो क्या है? एक लिक्विड रेशियो है। लिक्विड रेशियो, दूसरी लिक्विडिटी रेशियो कौन सी है भाई? करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी सी डी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। 148 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जी हाँ 148। अ फर्म sells goods at a gross profit of 25% of on sale. Opening stock is 40,000, closing stock is 30,000, purchases during the year is 1,10,000. What will be the amount of sale? सेल की अमाउंट बतानी है भाई। सबसे पहले कॉस्ट जान लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉस्ट। ऑप्शन बोल देता हूं, आप सॉल्व कीजिए, पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए एक बार। 1,60,000, 1,20,000, 2 लाख रुपए, 1,50,000। तो इनमें से चारों में से मेरे को ऑप्शन बताइए क्या आंसर होगा। पॉज करके बता दीजिए, आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बढ़ता हूं आगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 40,000, परचेजेस कितनी है? 1,10,000 हो गया, 1.5 लाख रुपया, माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक 30,000, तो बच गया 1,20,000। तो कॉस्ट कितनी है मेरी? 1,20,000। अब मुझे बतानी है सेल्स। कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स होगा। कॉस्ट प्लस जीपी क्या होगा? सेल्स के बराबर होगा। अब जीपी कितना है? 25% ऑफ सेल। ठीक है जी, मैं सेल को एक्स मान लेता हूं। कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल लिख लिया मैंने। ठीक है जी, हाँ जी लिख लिया। अब सेल को मैंने मान लिया एक्स, तो कॉस्ट की जगह क्या लिखूंगा? सीओजीएस की जगह, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह क्या लिखूंगा? 1,20,000 प्लस 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। तो 1,20,000 प्लस 25/100 एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस एक्स को उधर साइड ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 1,20,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 25 एक्स ओवर 100। तो इसका एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा 75 एक्स ओवर 100। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 1,60,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए आंसर आएगा, तो वो बिल्कुल सही आंसर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों क्लियर होगी ये भी बात। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन, इसका फिर आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन 1,60,000 रुपए, बी ऑप्शन है 1,20,000, सी है 2 लाख, डी है 1,50,000। तो ऑटोमेटिकली ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ूंगा 149 नंबर क्वेश्चन पर। इन सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड में अमाउंट क्या रहती है? इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर, डिक्रीज ईयर आफ्टर ईयर, रिमेन कांस्टेंट ओवर द ईयर, या डी समटाइम्स इंक्रीजेस समटाइम डिक्रीजेस। तो सिंकिंग फंड का मतलब ही क्या है कि एग्जैक्ट एक कांस्टेंट अमाउंट बनाओ जो भी डेप्रिसिएशन की रहेगी। तो दैट इज द एग्जैक्टली आंसर सी, रिमेनिंग कांस्टेंट ओवर द ईयर ओवर ईयर। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आगे बढ़ूंगा 150 नंबर क्वेश्चन पर। हायर द रेशियो द लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी इज एप्लीकेबिलिटी टू। हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी, ये किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, नेट प्रॉफिट रेशियो के ऊपर, ऑपरेटिंग रेशियो के ऊपर, नन ऑफ दोज। देखो दोस्तों, इसका आंसर आप बताइए मुझे ऑप्शन में जल्दी जल्दी। हमेशा 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 कि अगर ये रेशियो हाई होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। तो इसलिए उसी हिसाब से अगर ऑपरेटिंग खर्चे ज्यादा होंगे तो उस हिसाब से हमारी इनकम और जो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा आपका अकाउंट एनालिसिस, या जिसे बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर मार्कफेड का पेपर जो अकाउंट्स का आया था, मैंने वो आपके सामने रख दिया है। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, दोबारा देख लीजिए। नहीं पता लगा कुछ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। सारी की सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रोवाइड करवाऊं। इसीलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमें थम्स अप जरूर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और कुछ आपके सामने टॉपिक्स लेके आएंगे जो हमारे पिछले अकाउंट्स के बचे हैं, उनको कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।